हेलो स्टूडेंट, आज हम विज्ञान की कक्षा 8 का अध्याय 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे वनों का उन्मूलन होता जा रहा है, उनके परिणाम क्या हैं और जो जीव जंतु हैं जो कि लुप्त होने की कगार पे हैं, तो उनके उन्मूलन के लिए सरकार ने किस तरीके से अभ्यारण्य बनाए हैं, राष्ट्रीय उद्यान बनाया है या फिर बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किए गए हैं। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए, सबसे पहला हमारा इसमें है वनोन्मूलन। तो जो हमारी पृथ्वी है, इस पर कई प्रकार के जंतु और पौधे पाए जाते हैं और इनमें रहने के लिए, जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन बहुत बड़ा खतरा बन गया है। वन उन्मूलन होता क्या है? देखिए, वन उन्मूलन का अर्थ है वनों का समाप्त हो जाना या काटा जाना, और फिर काटने के बाद उस भूमि का या उस जमीन का प्रयोग अपने निजी कार्य के लिए, जैसे कृषि के लिए मतलब खेती के लिए, घर या कारखाने लगाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, या फिर लकड़ी को ईंधन के रूप में मतलब जलाऊ लकड़ी के रूप में काम लेने के लिए भी किया जाता है। अब जो वनोन्मूलन है, ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है और ये दावानल और इससे सूखा भी जो है, ये सब भी हो सकता है। अब इसके परिणाम क्या है? तो देखिए, जब हमारी पृथ्वी से धीरे धीरे वन कटते जाएंगे, मतलब जो पेड़ों से जो हमें ठंडी हवा मिलती है, जो पानी रोकते हैं, जो मिट्टी का कटाव वन रोकते हैं या पेड़ रोकते हैं, वो सब हटता जाएगा और उससे क्या होगा कि पृथ्वी का ताप और प्रदूषण बढ़ेगा। अब जब वो ताप और प्रदूषण बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर भी बढ़ेगा और पृथ्वी में जल का स्तर कम हो जाएगा, जिससे कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। अब ये बिगड़ने से प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत सारी बढ़ जाएंगी, जैसे बाढ़ आ जाती है, कभी कभी सूखा हो जाता है। वो सब वनों की कटाई के कारण ही होता है। भूमि पर पेड़ों की कमी होने के कारण मृदा अपरदन होता है और मिट्टी की ऊपरी परत हटती जाती है और नीचे की जो कठोर चट्टानें हैं या पत्थर हैं वो दिखने लगते हैं, जिससे कि मिट्टी में ह्यूमस की कमी आ जाती है और उर्वरता भी पहले की अपेक्षा इससे कम हो जाती है। इसीलिए धीरे धीरे जो उर्वर भूमि है या उपजाऊ भूमि है वो मरुस्थल में बदल जाती है। इसी को मरुस्थलीकरण कहते हैं। इसीलिए हमें वनोन्मूलन से मिट्टी की जल धारण क्षमता और भूमि की ऊपरी सतह से पानी जो नीचे की ओर बहता है उस पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिससे कि मिट्टी के जो गुण हैं, पोषक तत्व हैं और मिट्टी का जो गठन है, ये सब भी प्रभावित होते हैं। अब हम कक्षा 6 में भी वनों से प्राप्त होने वाले अनेक प्रकार के उत्पाद पढ़ चुके हैं और वृक्षों की निरंतर कटाई होने से हमें उन उत्पादों की कमी का सामना भी करना पड़ रहा है। अब हम वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण पढ़ेंगे। वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण से पहले हमें जैव मंडल के बारे में जानना पड़ेगा कि जैव मंडल क्या है। तो जैव मंडल पृथ्वी का एक ऐसा भाग है जिसमें सजीव पाए जाएंगे या फिर अपना जीवन जी सकेंगे। और जैव विविधता का अर्थ क्या है? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले कई प्रकार के जीव प्रजाति और उनके जो संबंध है और उनके पर्यावरण से जो संबंध है वो जैव विविधता कहलाएगी। अब हम आगे का पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, जो पशु हैं या पक्षी हैं, उनके लिए सरकार और नागरिकों दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें सुरक्षित रखें, लेकिन नागरिक कोई ठोस कदम उठा नहीं सकते। इसीलिए सरकार ने जीव जंतुओं और पौधों के संरक्षण के लिए बायोस्फीयर रिजर्व मतलब संरक्षित क्षेत्र घोषित किए हैं, जिनमें कि कई प्रकार के जीव जंतु जो लुप्त होने की कगार पर हैं वो उनमें आराम से रह सकें और अपनी प्रजातियों की रक्षा कर सकें। तो जो हमारे मध्य प्रदेश में पचमढ़ी जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र है, उसमें पौधे और जंतु दोनों ही रहते हैं और ये हिमालय की श्रृंखला और नीचे पश्चिमी घाट के जैसे ही हैं और इसमें कई प्रकार के जीव जंतु जो हैं वो अपने हिसाब से और अपने जीवन का संरक्षण करते हैं। अब सरकार जो है, सरकार के अतिरिक्त भी कई ऐसी एजेंसियां हैं जो वन्य जंतुओं की सुरक्षा के लिए कार्यरत हैं, काम करती हैं और सरकार उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए कई प्रकार के नियम, विधियां और नीतियां बनाती हैं। पौधे और जंतुओं को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा वन्य जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। अब इन्हें हम अलग अलग करके जानेंगे कि वन्य जंतु अभ्यारण्य का कार्य क्या है, राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से संरक्षण प्राप्त हैं जंतुओं को और मनुष्य को भी, और जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में क्या क्या आता है। तो देखिए, वनस्पति जात मतलब पौधे हों और प्राणी जात मतलब पशु हों, उनके आवास के संरक्षण के लिए मतलब उनके रहने के लिए संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान कहेंगे। और इन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई बंद है या फिर निषिद्ध है या फिर मना है, और खाल प्राप्त करने के लिए शिकार करना भी मना है, जिसे कि इंग्लिश में पोचिंग कहते हैं। अब जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उसकी क्या क्या सीमा है? तो यह ऐसा क्षेत्र होता है जहां जंतु और उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ मतलब उसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता, उसमें कोई आ जा नहीं सकता। ऐसे क्षेत्र वन्यजीव अभ्यारण्य कहलाते हैं।
राष्ट्रीय उद्यान क्या कहलाएंगे? तो राष्ट्रीय उद्यान वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र है जहां स्वतंत्र रूप से वे रह सकें और प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कर सकें। अब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य से बड़ा रहेगा ये क्षेत्र, और इसमें जो जीवन है, वन्य जीवन है, पौधे हैं, जंतु हैं और जो भी संसाधन है वहाँ पर वहाँ के रहने वाले जो स्थानीय निवासी हैं वो उन संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, और कुछ मनुष्य वहाँ पे आ जा भी सकते हैं। लेकिन जो प्राणियों के रहने का एरिया है उस एरिया में वो नहीं जा सकते, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। तो जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो वन्य जीवन वाले क्षेत्र में नहीं जा सकते, ना ही उनका शिकार कर सकते, ना ही किसी भी प्राणी को वो परेशान कर सकते हैं। अब हम जैव मंडल आरक्षण के बारे में बात करेंगे। तो जैव मंडल आरक्षण जो है वो जैव विविधता के संरक्षण से बनाए गए हैं, मतलब जो प्रजातियां हैं अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं की, उनको सुरक्षित रखा जा सके। इसीलिए किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले कोई पौधे हों, जंतु हों या सूक्ष्म जीव हों, सभी की अलग अलग प्रजातियां रहेंगी, और उनको आरक्षित करने के लिए, उन्हें संरक्षित करने के लिए जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखना जरूरी है। इसीलिए पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो सतपुड़ा नामक राष्ट्रीय उद्यान, उसी में बोरी और पचमढ़ी 2 वन्य जंतु अभ्यारण्य आते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना कि आरक्षित क्षेत्र जो है वो बड़े रहेंगे, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो जो पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है उसमें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और 2 वन्य जंतु अभ्यारण्य हैं, बोरी अभ्यारण्य और पचमढ़ी अभ्यारण्य, जैसा कि हम चित्र में देख भी पा रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं 7.5 पे, पेड़ पौधे और जंतु। अब देखिए, जो भी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है उसमें पेड़ पौधे भी होंगे, जंगल भी होंगे, क्योंकि जंगली जीव तो जंगल में ही रहेंगे, लेकिन वहाँ पर कई प्रकार के ऐसे पेड़ भी हैं जो कि संरक्षित किए जा रहे हैं। और जो उस जगह के पेड़ होंगे उसे वनस्पति जात कहा जाएगा, और वहाँ रहने वाले जीव जंतु होंगे उन्हें प्राणी जात कहा जाएगा। अब कौन कौन से पेड़ होते हैं जंगलों में या पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में कौन से पेड़ हैं? तो साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन, ये वनस्पति जात है, मतलब ये पेड़ हैं। और कौन कौन से पशु हैं वहाँ पर? तो चिंकारा, नीलगाय, बारकिंग, हिरन, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया, ये सभी जानवर जो कि हम चित्र में देख भी पा रहे हैं, ये सब पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब हम विशेष क्षेत्रीय प्रजाति की बात करते हैं। तो देखिए, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पशु या पौधे पाए जाते हैं। जैसे पचमढ़ी के यहाँ पर एक विशाल गिलहरी का नाम आया है, जो कि यहाँ की विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज है। स्पीसीज मतलब होता है प्रजाति, हिंदी में हम प्रजाति कहेंगे, इंग्लिश में स्पीसीज कहेंगे। पौधे और जंतुओं की कई प्रजातियां हैं जो कि उस क्षेत्र में पाई जाती हैं, और वे दूसरी जगह पे कहीं पे भी नहीं पाई जाती, इसीलिए उन्हें विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहा जाता है। अब जो पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है उसमें साल, जंगली आम, ये सब वहाँ के विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज हैं। और भारत की जो विशाल गिलहरी है या उड़ने वाली गिलहरी है वो भी वहीं पाई जाती है। अब आपको शायद पहले पता भी ना हो कि कोई उड़ने वाली गिलहरी भी रहती है, तो अब आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि उड़ने वाली गिलहरी और भारत की जो विशाल गिलहरी है, चित्र में दिख भी रही है कि बहुत बड़ी है, ये वहाँ पर पाई जाती है और इनके अस्तित्व को भी खतरा रहता है। देखिए, कोई भी चीज़ होगी जो कि बहुत कम मात्रा में पाई जाती है तो उनकी उस स्पीसीज को, उस प्रजाति को खतरा भी रहता है, इसीलिए उसे आरक्षित करने के लिए सरकार ठोस कदम उठाती है। उन्हीं के लिए राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। अब जो स्पीसीज है वो, इसमें इसकी परिभाषा लिखी हुई है कि स्पीसीज क्या है। तो स्पीसीज जो है वो सजीवों की समष्टि का वह समूह है, मतलब एक प्रकार की प्रजाति है जो एक दूसरे के अंतर जनन करने में सक्षम होते हैं, जिसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जननक्षम संतान उत्पन्न कर सकें, ताकि एक जाति के सदस्यों में सामान्य लक्षण पाए जाएं, मतलब अपनी ही प्रजाति जैसे अन्य जीवों को वो पैदा कर सकें जिसमें कि दूसरी किसी प्रजाति के गुण सम्मिलित ना हो। 7.7 वन्य प्राणी अभ्यारण्य। तो देखिए, वन्य प्राणी अभ्यारण्य क्या होगा? जिसमें प्राणी सुरक्षित रहेंगे, संरक्षित रहेंगे, और उधर किसी भी प्राणी या जंतुओं को मारना या उनका शिकार करना या उन्हें पकड़ना, इस पर उन्हें दंडनीय अपराध होगा या फिर उन्हें सजा भी हो सकती है, और ये सब पूरी तरीके से मनाही होती है। इन क्षेत्रों में काले हिरन, सफ़ेद आंखों वाले हिरन, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, कच्छ के मगरमच्छ, अजगर, गेंडा, ये सभी जो प्राणी हैं ये अभ्यारण्य में सुरक्षित रहते हैं। और बड़े समतल वन, पहाड़ी वन, बड़ी बड़ी नदियाँ और डेल्टा की झाड़ी भूमि और बुशलैंड, ये सभी जो हैं वो भारतीय अभ्यारण्यों में अलग अलग जगह पाए जाते हैं। अब राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो राष्ट्रीय उद्यान भी वही होंगे जैसे अभी हमने नाम लिया सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का। तो ये भी विशाल आरक्षित क्षेत्र होते हैं, लेकिन अभ्यारण्य से छोटे होते हैं। देखिए, सबसे छोटा होगा राष्ट्रीय उद्यान, फिर उससे बड़ा होगा वन्यजीव प्राणी अभ्यारण्य, और फिर सबसे बड़ा होगा
जैव मंडल आरक्षित या संरक्षित क्षेत्र। तो जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें वनस्पति जात मतलब पौधे, प्राणी जात मतलब जंतु, दोनों का ही, या फिर वहाँ पर कोई भी ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं उनका भी संरक्षण किया जाता है। जो सतपुड़ा है वो भारत का प्रथम आरक्षित वन है। ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद कर लेना चाहिए कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत का प्रथम आरक्षित वन है। और इसमें कौन से वन पाए जाते हैं? तो इसमें सागौन जो है वो इसमें मिलते हैं, सागौन के पेड़। अब जो सतपुड़ा के राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर चट्टानों में आवास भी स्थित है, मतलब वहाँ पे रहने की जगह भी स्थित है, क्योंकि जो प्रागैतिहासिक प्रमाण है, मतलब आदि मानव के समय पे पता चला है कि जंगलों में ही लोग रहते थे, तो वहाँ पर इसके प्रमाण मिलते हैं आदि मानव के जीवन के समय के। चट्टानों में इन मानव आवासों की कुछ पेंटिंग कलाकृति, मतलब उन्होंने जो बनाए होंगे ना पत्थरों से खोद खोद के, वो सब वहाँ पर कलाकृतियाँ मिली हैं। पचमढ़ी जो है वो जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है, मतलब 55 चट्टानें ऐसी हैं जिनमें आवास की पहचान की जा चुकी है। और जंतु और मनुष्य को इन कलाकृतियों में, मतलब जो कलाकृतियाँ मिली हैं ना उसमें जंतु और मनुष्य को लड़ते हुए, शिकार करते हुए, नृत्य करते हुए, और कोई भी वाद्य यंत्र मतलब होगा कोई भी इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए, जैसे ढोलक, पेटी, तंबूरा, जो भी उस समय चलता होगा उसको बजाते हुए बताया है। और आज भी कई आदिवासी लोग जो हैं, जनजातियां हैं, वो जंगल में रहती हैं। अब जो सतपुड़ा है वह बाघ आरक्षित क्षेत्र भी है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब आप आगे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम फेस करेंगे ना तो उनमें ये क्वेश्चन आते हैं कि बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो आपको ऑप्शन में सतपुड़ा भी दे देंगे। तो ऐसे सतपुड़ा है, और ये प्रोजेक्ट टाइगर या फिर बाघ परियोजना के लिए सरकार ने इसे चुना है। वैसे भी मध्य प्रदेश को बाघों का राज्य कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहा जाता है, लेकिन अब ये संकटापन्न जंतु है, मतलब इन पर संकट आ रहा है, इनकी जो संख्या है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। और भी ऐसे कई जानवर हैं जो कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में रहते हैं, जैसे हाथी, जंगली भैंसे, बारहसिंगा, लेकिन इन सभी के अस्तित्व को खतरा है, क्योंकि दिन ब दिन जो अवैध शिकार है और जानवरों को पकड़ना है, मारना है, तो ये सभी कार्य पहले होते आए हैं, लेकिन अब जंतुओं के संरक्षण के लिए कार्य किए जा रहे हैं। अब हम रेड डाटा बुक की बात करते हैं, तो रेड डाटा बुक में संकटापन्न स्पीसीज आएंगी, मतलब ऐसी प्रजातियां आएंगी, पशुओं की हों या पक्षी की हों या किसी की भी हों, ऐसी प्रजातियां जो कि संकट में है, लुप्त होने की कगार पे हैं, उनका रिकॉर्ड जो है वो रेड डाटा बुक में रखा जाता है। अब इसमें नेक्स्ट है प्रवास। तो प्रवास, देखिए प्रवास होगा मतलब खुद के घर को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाना। ऐसे ही कई पक्षी जो हैं वो एक निश्चित समय पर उड़ के दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ अंडे देते हैं। अब कई कारण हो सकते हैं इस चीज़ के, जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो अपना जो अनुकूलन बनाने के लिए ये पक्षी जो है वो दूसरे क्षेत्रों से उड़कर और दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, इन्हें प्रवासी पक्षी कहा जाएगा। अब 7.11 में है कागज का पुनःचक्रण। अब इसमें कागज भी दे दिया, क्योंकि कागज किससे बनता है? पेड़ों से। 1 टन कागज पाने के लिए हमें 17 पेड़ों को काटना पड़ता है, तब जाकर 1 टन कागज मिलता है। लेकिन कागज का 5 और 7 बार पुनःचक्रण होता है, मतलब उसको फिर से रिसाइकिल करके हम उसको काम में ला सकते हैं। यदि एक छात्र एक दिन में 1 कागज की भी यदि बचत करता है तो हम 1 साल में कई पेड़ों को बचा सकते हैं, और ये सब होगा पुनर्वन रोपण के कारण। इसलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 7.12, वो भी पुनर्वन रोपण के बारे में है। अब हम वृक्षों का बार बार रोपण करके या उन्हें उगाकर हम पृथ्वी का संतुलन बना सकते हैं, वनों का संतुलन बना सकते हैं, और इससे आने वाली कई आपदाएं हैं, जैसे सूखा पड़ना, बाढ़ आना या मिट्टी का कटाव, ये सब भी हम रोक सकते हैं। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तब किसी पेड़ को काटना चाहिए। वैसे हमें पेड़ों का, वन्य जंतुओं का, पक्षियों का, सभी का संरक्षण करना चाहिए। अब इस तरह ये हमारा पूरा चैप्टर क्लियर हो चुका है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि किसी को इस वीडियो की, इस चैप्टर की ज़रूरत हो तो आप उसे शेयर करना ना भूलें।